नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जेल विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक ने किया बालाघाट की जिला जेल का निरीक्षण। कहा, अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगी सभी जेलें। फर्जी मार्कशीट मामले में अदालत ने सुनाई 2 आरोपियों को 5-5 साल की सजा। एक ने फर्जी मार्कशीट से पाई थी पंचायत कर्मी की नौकरी, दूसरे ने बनवाई थी फर्जी मार्कशीट। 9 माह पहले हुए हत्याकांड का आरोपी पुलिस गिरफ्त में। जननी एक्सप्रेस के वाहन चालक ने फिर किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। सीएमओ से चर्चा कर चिकित्सा कंपनी को दी 7 दिनों की मोहलत। और सौर ऊर्जा से रोशन हो रहा है कलेक्ट्रेट। और अब समाचार विस्तार से। एडीजी जेल गाजीराम मीणा ने बुधवार को जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान एडीजी मीणा ने जेल की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जेल में सजा काट रहे कैदियों से उनकी समस्याएं पूछकर उनका त्वरित निराकरण किया। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दी। निरीक्षण के वक्त आईजी जी जनार्दन, एसपी अमित सांकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। औचक निरीक्षण के संबंध में एडीजी श्री मीणा ने बताया कि उनके द्वारा जेल का औचक निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन स्टाफ की कमी सहित कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सुधारा जाएगा। साथ ही जेल में अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ सीसीटीवी, वायरलेस सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही कैदी के परिजनों के ठहरने के लिए जेल के बाहर एक कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। ओवरऑल व्यवस्था तो संतोषप्रद पाई गई। कुछ चीज़ें हैं जो इनकी ज़रूरतें हैं, कुछ स्टाफ की इन्होंने मांग की है, कुछ पद रिक्त पड़े हैं, तो वो सब नोट कर लिए हैं और शीघ्र ही यहाँ से लौटने के बाद विचार करके उन चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, तो उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इनको और आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हथियार अलॉट कर दिए गए हैं, उनको शीघ्र ही जबलपुर से यहाँ भेज देंगे। सर, ये औचक निरीक्षण था क्या? हाँ, ये औचक निरीक्षण था। क्या उद्देश्य है निरीक्षण का? जेल की सुरक्षा व्यवस्था जांचना, जेल की का जो बंदी यहाँ पर निरुद्ध हैं उनकी रखरखाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना और लोकल जो कठिनाइयाँ हैं उनको समझना तथा उनका निराकरण करना, यही उद्देश्य था। क्योंकि ये जेल मेरे क्षेत्राधिकार में है, तो जब से मैं एडीजी जेल बना तो मैं इधर आया नहीं था, तो इसलिए ये दौरा करना आवश्यक था। उसी क्रम में ये किया है। हाँ, बहुत सारी जेलों में ये समस्या है, लेकिन अभी जो इस साल सेंट्रल जेलों में और कुछ जिला जेलों में एक कक्ष का निर्माण जेलों के बाहर, गेट के बाहर बनवाने उनके निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए कुछ बजट भी अलॉट किया है, तो बालाघाट में भी उसका निर्माण होगा। नगर के पुरातत्व संग्रहालय में कलेक्टर डीवी सिंह की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुरातत्व संग्रहालय से संबंधित सुधार कार्य पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इस बैठक के विषय में कलेक्टर श्री सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। तो ये लिख रहा है ना, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन एक और देने का है। इसको देख करके आज विचार किया है समिति ने, और भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर है। अंदर से भी छत की हालत ठीक नहीं है, फ्लोरिंग ठीक नहीं है, और मूर्तियाँ वगैरह या जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उनका ठीक से वो व्यवस्थित नहीं है। तो आज बैठक में समिति ने निर्णय लिया है कि माननीय विधायक ने जो 3 लाख रुपए दिए हैं अपनी विधायक निधि से, उसमें सीलिंग का छत का काम, और दूसरा आपका यहाँ का जो शौचालय और पेशाब घर है उसका रिपेयर का काम, और 1 लाख रुपए के ये काम है। और इसके बाद भी अभी बहुत सारा काम इस बिल्डिंग में होना है। मसलन अभी फ्लोरिंग का काम है, बिजली के पूरी सारी चीज़ें निकली हुई हैं, तो वो भी 1 लाख रुपए के आसपास उसका खर्चा है। और इसको हम लोग ये चाहते हैं कि जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको एक प्लेटफार्म बना करके दीवार के किनारे व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, जैसे दूसरे संग्रहालयों में होता है। और उसके ऊपर का जो दीवार का पोर्शन है
उसको कांच का स्लाइडिंग बना करके, स्लाइडिंग डोर टाइप का, तो कुछ जो छोटी चीज़ें हैं उनको उसके ऊपर व्यवस्थित तरीके से करके स्टिकर वगैरह लगा दिया जाए और इसकी थोड़ा रंग रोगन और पेंटिंग वगैरह का काम कर दिया जाए, तो बाहर के जो लोग आएंगे उनमें एक थोड़ा अट्रैक्शन भी रहेगा और व्यवस्थित तरीके से उसको देख पाएंगे। कलेक्ट्रेट को सौर ऊर्जा से रोशन करने के लिए विद्युत विभाग की मदद से बुधवार को विद्युत व्यवस्था को ग्रिड से संयोजन कर कार्य किया गया। हालांकि इस दौरान कलेक्ट्रेट में करीब 3 घंटे बिजली गुल रही और शासकीय कामकाज पर काफी असर दिखाई दिया। इस संबंध में अक्षय ऊर्जा अधिकारी पी.के. जैन ने बताया कि कलेक्ट्रेट में विद्युत की खपत को कम करने के लिए 100 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया, जिसके तहत आज ग्रिड संयोजन का कार्य किया जा रहा है और अब मुख्य रूप से कलेक्ट्रेट में मुख्य 2 बिजली मीटर होंगे। वहीं सोलर प्लांट की मदद से कलेक्ट्रेट में होने वाली बिजली खपत को नियंत्रित किया जा सकेगा। बस इसलिए बंद की गई है कि जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में 2 50-50 किलोवाट के सौर प्रकाश संयंत्र लगाए गए हैं, उन संयंत्रों का ग्रिड से संयोजन किया जा रहा है। इसलिए थोड़ी सी असुविधा ज़रूर हुई है 3-4 घंटे लाइट न रहने की, लेकिन इस संयोजन के बाद पूरे कलेक्ट्रेट भवन को सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का लाभ मिलेगा और इसके बिजली के बिल में भारी कमी आएगी। सर, किस प्रकार का लाभ? ये सौर ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादित होती है, ये प्रति किलोवाट 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से विद्युत का उत्पादन इसके अंदर होता है। तो अपना जो प्लांट लगे हैं वो 2 प्लांट लगे हैं 50-50 किलोवाट के, यानी टोटल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट जो है वो 100 किलोवाट है। तो इसमें 400 यूनिट्स पर डे का औसत उत्पादन सौर ऊर्जा का होगा, जिसका उपयोग पूरे कलेक्ट्रेट भवन के लिए किया जाएगा और इससे कलेक्ट्रेट भवन के विद्युत बिल में भारी कमी आएगी। तो जो 2 मीटर लगाए गए हैं वो 2 मेन मीटर हैं। एक मीटर स्पेशली कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए अलग से है और दूसरा मीटर इसलिए लगाया गया है कि उसमें जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं उनमें से उन सबऑर्डिनेटेड ऑफिसेस के लिए हमने 8 सब मीटर्स लगा दिए। तो मान लीजिए दूसरे ऑफिस में दूसरा जो नेट मीटर है उसमें जो भी बिजली का बिल आता है तो सब मीटर में जो खपत शो की जाएगी उन खपत के अनुसार उन कार्यालयों से इसकी राशि लेकर कलेक्ट्रेट विकास निधि के अंदर उसको जमा करवा दिया जाए। दिव्यांगजनों को रोजगार व स्वरोजगार की संधि उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को MLB स्कूल में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में प्रत्येक विकासखंड के निशक्तजनों का पंजीयन कर उन्हें रोजगार, स्वरोजगार, ऋण उपलब्ध कराने सहित आवश्यक दस्तावेज बनवाने आदि की जानकारी दी गई। साथ ही निशक्तजनों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए। MLB स्कूल में आयोजित इस 1 दिवसीय कार्यशाला पर चर्चा करते हुए उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारी श्याम भदन बघेल ने बताया कि पूर्व कलेक्टर भरत यादव के कार्यकाल में जो निशक्तजन जन सुनवाई में समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय गए थे, उन सभी निशक्तजनों की समस्या के निदान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यशाला में बुलवाया गया है। साथ ही निशक्तजनों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कल्याण बालक है सर, निशक्त जनों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार देने की संधि उपलब्ध की जा रही है। क्या है पूरा मामला, कितने आवेदन आए हैं और कैसे इन लोगों की मदद की जा रही है? सामाजिक न्याय निशक्तजन कल्याण विभाग में ऐसी कोई भी योजना ऋण देने के लिए शासन का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये दिव्यांगजनों की समस्या है और ये जन सुनवाई में या माननीय जनप्रतिनिधियों के सामने आवेदन करते हैं कि हमें ऋण स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। इनके ऋण स्वीकृत कराने के लिए बहुत सारी बातें ये होती कि इनकी जानकारी नहीं होती कि कैसे आवेदन करना है, क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता है, कैसे कार्ययोजना सबमिट कराना है। तो इसका विधिवत कि आपको कैसे आवेदन करना, उसके लिए कार्यशाला रखी गई है। और जिस संवर्ग के हैं, अर्थात वो सामान्य जाति के हैं, तो उसके लिए महाप्रबंधक
व्यापार उद्योग केंद्र, अल्पसंख्यक के हैं तो उसके लिए अल्पसंख्यक विभाग या आदिवासी विकास वित्त निगम, अंत व्यवसायी, इनके सारे विभागों को बुला के और इनके आवेदन जिस संपर्क के इनको भटकना न पड़े, दिव्यांगजन है, इनके फॉर्म को भराने के लिए इनको साथ ही साथ इनको कौशल उन्नयन के लिए भी बहुत सारी जानकारी नहीं होती, तो इनको कौशल उन्नयन में कौन कौन से ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए, उसके लिए इनको समझाइश दी जा रही है। बात अगर आवेदनों की जाए सर, तो कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? आवेदन अभी तो लगातार आ रहे हैं। जब ये हमारी कार्यशाला शुरू होने के पहले 119 थे और अभी कुछ लोग और आ रहे हैं, तो अभी संख्या तो मैं समझता हूँ अलग अलग पंजीयन भी हो रहा है। आदिवासी वाले अपना कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए पिछड़ा वर्ग कर रहे हैं, तो इसको अभी हमारा मोटे तौर पर मानना है कि 200 के आसपास दिव्यांगजन हो सकते हैं, पर 119 हमारा ये 12 बजे तक पंजीयन हो गया था। कहाँ के निशक्तजन यहाँ पे आए? इसमें विकासखंड बालाघाट के ज़्यादा हैं, पर हर ब्लॉक के हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर विकासखंड से कम ज़्यादा, पर हर ब्लॉक से आए हैं। सर, ये कार्यशाला कब आयोजित की जाती है, यानी कितने साल में? नहीं, ये कार्यशाला कोई शासन के निर्देश नहीं है। पूर्व कलेक्टर साहब ने जो जनसुनवाई में लोग आते हैं और लोग यही बताते हैं कि हमको जानकारी नहीं है या हमारे फॉर्म बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, बैंक नहीं ले रहा है, तो कलेक्टर साहब के निर्देश दे इनको सारे लोगों को बुला के समझाइश दी जाए। और इनकी चूँकि दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजन का विभाग होने के कारण आप लोग इनकी ये मदद करिए कि इनको बुला के इनके फॉर्म कंप्लीट कराइए, इनको प्रोत्साहित करिए, साथ ही साथ इनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं वो पूरा कराइए। जी सर, क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है इन लोगों को इन कार्यशाला अटेंड करने से? जो भी जिन लोगों के कुछ बैंक में फॉर्म अनकम्प्लीट हैं, कुछ लोगों ने फॉर्म भरने की जानकारी नहीं थी, तो जितने भी लोग प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार त्रिपाठी की अदालत ने फर्जी अंक सूची के मामले में 2 आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये आरोपी हैं अमेड़ा निवासी रमेश राहंगडाले और जबलपुर निवासी दिलशाद खान। अभियोजन के अनुसार अमेड़ा निवासी रमेश राहंगडाले ने फर्जी अंक सूची के आधार पर पंचायत कर्मी की नियुक्ति हासिल कर ली थी। वहीं जबलपुर निवासी दिलशाद ने रमेश को फर्जी मार्कशीट दिलवाई थी। अदालत ने दोनों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा के अलावा रमेश राहंगडाले को 40,000 रुपए और दिलशाद को 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल की पूरक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बुधवार को 10वीं कक्षा के गणित का पर्चा हुआ। वारासिवनी के शासकीय कमला नेहरू कन्या विद्यालय में आयोजित इस परीक्षा में 290 विद्यार्थी शामिल हुए। सर, आपका परिचय? राजेंद्र कुमार भटेरी। सर, आज अपने किस विषय की परीक्षा संपन्न कराई गई? आज हाई स्कूल मैथ्स की परीक्षा संपन्न हो रही है, सप्लीमेंट्री एग्जाम। इसमें कितने उपस्थित, कितने अनुपस्थित रहे? इस सेंटर में 314 रजिस्टर्ड हैं बच्चे, उसमें 290 उपस्थित हुए हैं आज और 24 अनुपस्थित हैं। बैठक व्यवस्था कितने रूम में बनाई गई? बैठक व्यवस्था 8 कमरे में की है। कोई नकल पकड़ सर? नहीं, नकल पकड़ नहीं है। बैहर पुलिस ने 9 माह पहले हुए एक हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चारटोला निवासी अघनलाल गेरवे को अदालत से पुलिस ने रिमांड पर लिया है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 23 सितंबर को चारटोला निवासी 60 वर्षीय परसराम गेरवे की लाश धान के खेत में पाई गई थी। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही थी, लेकिन मृतक के परिजन इस जांच से संतुष्ट नहीं थे और बार बार वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जांच करने को कह रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर अघनलाल से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उसके बेटे की हत्या जादू टोना करके परसराम के द्वारा की गई थी। उसी का बदला लेने के लिए उसने परसराम की हत्या कर दी थी। बालाघाट नगर का प्रमुख उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी पिछले कई वर्षों से समस्याग्रस्त है। वर्तमान में यहां अन्य समस्याओं के साथ सड़क के गड्ढे भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। रानी अवंतीबाई चौक से ITI तक जाने वाले मार्ग पर सड़क कम, गड्ढे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिससे राहगीर परेशान हैं। मेरा नाम अनिल बोर है। क्या करते हैं आप? हम ITI करते हैं, हमको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है।
कैसी तकलीफ होती है, किस वजह से तकलीफ होती है? गड्ढे, यहाँ गड्ढे बहुत हैं, सड़क बराबर नहीं है। जब सड़क बनेगी तब बनेगी, पर अभी तो गड्ढों का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो गड्ढों में मुरम वगैरह डलवा देना चाहिए। गड्ढों में जितने ज़्यादा गड्ढे हैं उनमें गिट्टी वगैरह डलवा देना चाहिए। क्या बरसात के दिनों में काफ़ी तकलीफ होती है क्या? काफ़ी तकलीफ होती है, इतने पानी भरे। अब हम आएंगे जाएंगे कहाँ से? आपका? मेरा नाम आदरणा। जी बताइए, आप यहाँ से डेली आना जाना करते हैं, क्या तकलीफ होती है? डेली आना जाना करते हैं। हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते तो परेशानियाँ होती है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को परेशानी ना हो, हमको परेशानी ना हो, है कि नहीं। और यहाँ से तत्काल कुछ रोड का निर्माण कर, ज़्यादा नहीं तो मुरम डले, कवेलू के टुकड़े डले, या तो जो भी डले, परेशानी दूर होना चाहिए। परेशानी दूर होना चाहिए। तो रोड तो बोलने से बनती नहीं, वो तो अपने हिसाब से जब बनाना है तब। सड़क के गड्ढों से जनता को हो रही परेशानी की बात उठाते हुए नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने तत्काल मार्ग के नवीनीकरण की मांग की, वरना पीडब्ल्यूडी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी है। सर आपका नाम बताएं। अनिल सोनी, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष। रानी अवंतीबाई चौक से लेके ITI तक जो कि रोड पीडब्ल्यूडी की है, ये कई दिनों से खराब है। इसमें कहा जाता है कि ये रोड बन रही है, ये रोड बनेंगी जब बनेंगी, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और इस गड्ढे में रोज़ लोग आते, ये ITI के स्टूडेंट लोग आते हैं, स्कूल के स्टूडेंट लोग आते हैं, लड़कियाँ लोग आती हैं, सबकी यूनिफॉर्म ये कीचड़ से ख़राब हो जाती है और लोगों को इतनी तकलीफ है, कम से कम 4 से 5 लोग गिर के घायल हो चुके। पीडब्ल्यूडी विभाग में हमने कई बार जाके बोले, जन सुनवाई में कई बार आवेदन लगाया, लेकिन इतने लापरवाह और निष्क्रिय पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री है कि उनने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमने यहाँ पे सोचे कि अगर बरसात के पूर्व 7 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, सड़क तो हमको मालूम है अभी बन नहीं सकती, लेकिन जो गड्ढे बड़े बड़े हैं जिसमें लोग गिर रहे हैं, अगर ये गड्ढे भरने का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया तो हम लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री का उनके कार्यालय में जाके घेराव करेंगे। इस मामले में जब लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी जमील अख्तर से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने शीघ्र ही पैचवर्क किए जाने की बात कही। वारासिवनी से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सरंडी और नेवर गांव के बीच स्थित नाले पर पुलिया निर्माण के लिए 7 साल पहले भूमि पूजन किया गया था। उस समय उस पुलिया निर्माण कार्य की लागत 80 लाख रुपए थी, लेकिन 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने जल्द ही पुलिया निर्माण की मांग की है। कैलाश अमूल्य। कहाँ रहते हैं? सरणी। ये कौन सा पुल ये नाला पड़ता है? ये सरणी से नेवरगांव नाला है। तो ये अब तक बना नहीं है क्या? नहीं, ये बना नहीं है अभी तक। इसका भूमि पूजन हो चुका है, ऐसी जानकारी? हाँ, ऐसी जानकारी है, लेकिन अभी तक तो कोई काम चालू नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कोई पत्थर लगा हुआ था बोलते हैं, दिख रहा है? पत्थर है भी? पत्थर तो नहीं है यहाँ पे। तो जैसे बरसात के दिन जैसे प्रारंभ होता है, पानी भर जाता है, तो क्या परेशानी आती है आप लोगों को? बहुत बड़ी परेशानी है, आना जाना, जैसे नेवरगांव जाना है तो ये सब रास्ते सब बंद हो जाते हैं। उधर वालों को इधर नहीं आ सकते, इधर वाले उधर नहीं जा सकते। इधर खेती भी यहाँ भी होगी? हाँ, हमारे गाँव की खेतियाँ हैं ना कुछ वहाँ उधर उस साइड में, उस साइड के लोगों की खेती इस साइड में? इस साइड में। तो फिर कैसा करते हैं फिर बरसात में ज़्यादा पानी रहता है तो? अभी क्या निकलते या फिर आना जाना बंद रहता है। आना जाना बंद रहता है, यानी काम प्रभावित हो जाता है। हाँ, काम प्रभावित होता है उससे। तो जैसे मान लीजिए इस रोड से जो है अभी जैसे आना जाना कर रहे हैं आप, तो ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है इधर आगे में? इधर आगे में तो सांगी निकलता है। सामने से कटंगी? सांगी से कटंगी। ये शॉर्टकट रोड है ये वाला, नेवरगांव से लालबर्रा वाले सीधे कटंगी निकलना चाहते हैं, यहीं से निकलते हैं। 60 से यहीं से निकलते? शॉर्टकट रास्ता ये वारासिवनी न जाती हुई सीधे नेवरगांव सरंडी, सरंडी से सीधा सांगी होती है, सीधे कटंगी निकलती। तो यहाँ कोई ऐसा हादसा भी हुआ है इसके पहले? नहीं, अभी तक हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ये नहीं बनेगा तो हादसे होने के तो चांसेस है। तो क्या मांग है शासन से आपकी? शासन ये मांग है कि ये जल्दी ये पुल का जो काम है इसको जल्दी होना चाहिए। एक छोटा सा डैम बनना चाहिए। हाँ, डैम बनना चाहिए, जिससे आवागमन, आवागमन जिससे बाधित ना हो बरसात के दिनों में। खैरलांज क्षेत्र के ग्राम भौरगढ़ में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर बौद्ध अनुयायियों ने 5 जुलाई को भी प्रदर्शन किया। बुधवार को भिक्षु संघ के अलावा बीएसपी और बुद्धिस्ट सोसाइटी के पदाधिकारियों ने भी प्रदर्शन किया। तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध की जय।
वहीं बौद्ध महासभा के जिला उपाध्यक्ष और कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम ने अन्य पदाधिकारियों के साथ सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन किया और आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ये एक तरीके से आपस में एक दूसरे समाज को लड़ाना और दंगे कराने को लेकर के मेरे ख्याल से ये ऐसी मंशा से उनने गौतम बुद्ध की मूर्ति को जो है कि खंडित किया गया है। और ये आज की ही घटना नहीं है, इससे पहले भी बालाघाट ज़िले में कई सारी घटनाएं हो चुकी है, आए दिन होते जा रही है। और ये जो जिसने इनका जो है इसको संरक्षण है, इसके चलते इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कल भी वो यहाँ हमारे समाज के लोग यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए थे और वो यहाँ से आना जाना उसका लगा था, पुलिस वाले थे, सारा प्रशासन यहाँ था, उसको जो है कि कोई किसी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं, उसको किसी प्रकार का डर नहीं। तो इसका मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया भी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी, जिस पर उन्होंने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र भंडारकर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मार्च महीने से मानदेय न मिलने से नाराज जननी एक्सप्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। बुधवार को जिला जननी एक्सप्रेस के सभी ड्राइवर कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खोसला के साथ एक बैठक की, जिसमें जननी एक्सप्रेस के ड्राइवरों ने मानदेय न मिलने पर 1 सप्ताह के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला जननी एक्सप्रेस का एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को भोपाल के लिए रवाना होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जननी एक्सप्रेस के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के कोषाध्यक्ष निषेध श्रीवास्तव ने बताया कि चिकित्सा कंपनी द्वारा लगभग 35 से 36 लाख रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जिसके चलते उनका एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को भोपाल के लिए रवाना होगा। उन्होंने आगे बताया कि यदि संबंधित कंपनी 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण मानदेय का भुगतान नहीं करती तो जिले के सभी 22 जननी एक्सप्रेस के 44 वाहन चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और इमरजेंसी केस आने पर भी वे अपनी सेवाएं नहीं देंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेल विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक ने किया बालाघाट की जिला जेल का निरीक्षण, कहा अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगी सभी जेलें। फर्जी मार्कशीट मामले में अदालत ने सुनाई 2 आरोपियों को 5-5 साल की सजा। एक ने फर्जी मार्कशीट से पाई थी पंचायत कर्मी की नौकरी, दूसरे ने बनवाई थी फर्जी मार्कशीट। 9 माह पहले हुए हत्याकांड का आरोपी पुलिस गिरफ्त में। जननी एक्सप्रेस के वाहन चालक ने फिर किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, सीएमओ से चर्चा कर चिकित्सा कंपनी को दी 7 दिनों की मोहलत। और सौर ऊर्जा से रोशन हो रहा है कलेक्ट्रेट। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।